तो यहाँ पर कह रहा है कि उन व्यक्तियों के जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता, अर्थात ऐसे व्यक्तियों के द्वारा कोई कथन किए गए हैं और जिन्होंने वह कथन किए हैं, जिन्होंने ऐसी जो है संस्वीकृतियाँ की हैं, उन्हें आज न्यायालय में बुलाया जाना संभव नहीं है। तो कह रहे हैं ऐसी दशा में कैसे जो है उनके कथनों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा, कैसे उन व्यक्तियों के कथनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा, सुसंगत होंगे या नहीं होंगे, न्यायालय में ग्राह्य होंगे या नहीं होंगे, इसके संदर्भ में सेक्शन 32 जो है वो प्रावधान करता है। सेक्शन 32 कहता है वे दशाएं जिनमें व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता इत्यादि। अर्थात कह रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने घटना से संबंधित कोई कथन किया है, ऐसा कोई कथन किया है जो कि मामले से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट करने वाला है, विवादक या सुसंगत तथ्यों को स्पष्ट करने वाला है, लेकिन जिसने भी ऐसा कथन किया है वह व्यक्ति आज न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता, न्यायालय में नहीं आ सकता। कारण, उसका कारण हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति, कथन करने वाला व्यक्ति मर गया है या मिल नहीं सकता है या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या उसकी हाजिरी इतने विलंब या व्यय के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती, उपाप्त नहीं की जा सकती, जितना कि मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्तियुक्त प्रतीत हो, है ना। यहाँ पर क्या है, यदि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने किसी घटना के संदर्भ में कोई कथन किया है, किसी व्यक्ति ने किसी घटना के संदर्भ में कोई कथन किया है और वह व्यक्ति यदि मर गया है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किया गया कथन सेक्शन 32 के तहत किन परिस्थितियों में, किन दशाओं में सुसंगत होगा। यदि कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा है, कोई व्यक्ति जो है कथन करने के पश्चात खोजने पर भी मिल नहीं रहा है, उसकी किसी प्रकार से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, ऐसी दशा में जो है उस व्यक्ति के संदर्भ में, उस घटना के संदर्भ में उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कथन किन परिस्थितियों में सुसंगत होगा, किन परिस्थितियों में न्यायालय में ग्राह्य होगा, किन परिस्थितियों में न्यायालय में मान्य होगा, इसके संदर्भ में यह तो सेक्शन 32 प्रावधान करता है। सेक्शन 32 कहती है कि ऐसा व्यक्ति जो कि साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है ना। यहाँ पर अमृता ने जो है पहले कोई कथन किया था और कथन करने के पश्चात मान लीजिए ये पगलाए गई, विकृचित हो गई या जो है बोलने में असमर्थ हो गई, बोल ही नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थितियों में इनके द्वारा पहले किए गए कथन
कितने सुसंगत होंगे, क्या उसके संदर्भ में जो है तो कहना चाहिए कि प्रावधान होगा, ये सेक्शन 32 यहाँ पर प्रावधानित करता है। या फिर कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने कथन किया है वह कथन करने वाला व्यक्ति उस मामले में कथन करने के लिए यदि न्यायालय बुलाया जाता है तो उस पर इतना अधिक खर्च आ जाएगा जितना कि न्यायालय उस मामले की परिस्थितियों के अनुसार जो है उचित नहीं समझता, या उसमें इतना विलंब लग जाएगा, इतना टाइम लग जाएगा कि न्यायालय जो है उसे बुलाना युक्त नहीं समझता, उचित नहीं समझता। जैसे मान लीजिए अनुराधा और ताशा के बीच में, है ना, अनुराधा और ताशा के बीच में कोई विवाद चल रहा है 1000 रुपये को लेकर के, है ना, कि अनुराधा को ताशा के 1000 रुपये देना है या नहीं देना है। इस संबंध में अमृता ने मान लीजिए कोई कथन उस समय किया था जब ये पैसा दिया गया था या उसके आसपास, लेकिन अमृता उस घटना के बाद अमेरिका चली गई। अमेरिका में इनका जो है तो जॉब लग गया। अमेरिका में जब जॉब लग गया, है ना, तो ये अमेरिका में रहने लगे। अब ऐसी स्थिति में यदि अमृता को अमेरिका से बुलाया जाता है काहे के लिए, उस मामले में कथन करने के लिए, उस मामले में साक्ष्य देने के लिए जिसके संदर्भ में अमृता ने पहले कथन किया हुआ था, अमृता ने पहले जो है तो साक्ष्य दिया हुआ था, है ना। तो उस कथन को प्रूव करने के लिए यदि अमृता को अमेरिका से बुलाया जाता है ना, तो पता चला कि 1,00,000-2 लाख रुपए जो है तो आने जाने में खर्च हो गए, और मामला कितने रुपए का है, 1000 रुपये का, या 10,000 का भी हो सकता है ना। तो मामला 1000 या 10,000 रुपये का है, और जिसने कथन किया है, जिसका कथन है, उस व्यक्ति को यदि बुलाया जाता है तो 1,00,000-2 लाख रुपए जो है तो आने जाने में ही बर्बाद हो जाएंगे, है ना। या फिर 1000 रुपये का कथन है ना, और मान लीजिए उसको जहाँ से बुलाया जा रहा है ना, तो वहाँ से आने में ही उसको काफ़ी पर्याप्त समय लग जाएगा, है ना, और पैसा भी लग जाएगा, तो उसका कोई औचित्य यहाँ पर जो है तो नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों के कथन जो कि इन परिस्थितियों में हैं कि कथन तो किया था, लेकिन या तो वह मर गया है कथन करने वाला व्यक्ति, या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है, या वह जो है तो मिल नहीं रहा है, या उसको बुलाने में, न्यायालय में बुलाने में इतना जो है तो कहना चाहिए कि व्यय अर्थात खर्च हो जाएगा, या इतना जो है तो विलंब हो जाएगा, इतना जो है तो समय बर्बाद हो जाएगा, समय जो है तो व्यतीत हो जाएगा कि न्यायालय स्वयं उसे न्यायालय में बुलाना अयुक्त समझता है, उचित नहीं समझता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किए गए कथन कब सुसंगत होंगे, किन दशाओं में, किन परिस्थितियों में सुसंगत होंगे, उसके बारे में यहाँ पर सेक्शन 32 में कुछ परिस्थितियाँ दी गई हैं, कुछ जो है तो प्रावधान किए गए हैं। इसमें पहला है सेक्शन 32 क्लॉज 1, है ना, धारा 32 का सब क्लॉज 1 ये कहता है जबकि वह कथन मृत्यु के कारण से संबंधित है। जो कथन किया गया है, तो जिस व्यक्ति ने कथन किया था
वह व्यक्ति आज न्यायालय में नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? या तो वह व्यक्ति मर गया है, या मिल नहीं सकता है, या साक्ष्य देने में, कथन करने में असमर्थ हो गया है, या उसे बुलाने में इतना व्यय या जो है तो कहना चाहिए कि विलंब हो जाएगा, जिसे न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है ना। और ऐसे व्यक्ति का जो कथन है, वह कथन क्या है? मृत्यु के कारण से संबंधित है। जो न्यायालय में किसी व्यक्ति की मृत्यु का मामला चल रहा है, उस मृत्यु के कारण को दर्शाने वाला कथन है। तो क्या कह रहा है? कह रहा कि जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में, क्या कह रहा है कि अपनी ही मृत्यु के कारण के बारे में ऐसा कथन किया गया है, या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, या तो सीधे सीधे उस जो है तो कहना चाहिए कि व्यक्ति की मृत्यु के कारण से संबंधित कथन है, या जो उसने कथन किया है वह उसकी मृत्यु के संव्यवहार में, उसकी मृत्यु को जो है अस्तित्व में लाने वाली परिस्थितियों के संदर्भ में है, जिन परिस्थितियों से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो कह रहा कि जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत है, वहाँ पर ऐसे व्यक्ति के द्वारा क्या किया जा सकेगा? जो कथन जो है तो मृत्यु के कारण के बारे में किया गया था, यदि वह व्यक्ति मर गया है, मिल नहीं सकता है, या साक्ष्य देने के लिए, कथन करने के लिए असमर्थ हो गया है, या न्यायालय उस मामले की परिस्थितियों में जो है ऐसे व्यय या विलंब के कारण उचित नहीं समझता है, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया कथन सुसंगत होगा। इस मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण मामला हम लोग जो है तो डिस्कस करेंगे, पाकला नारायण स्वामी का मामला। पाकला नारायण स्वामी का जो मामला है, इसमें दो जो है तो कहना चाहिए कि लोग रहते हैं, एक लड़का एक लड़की, है ना। एक लड़का एक लड़की जो है, दो लोग यहाँ पर जो है तो रहते हैं। दोनों के बीच में अच्छी जो है तो अच्छी खासी दोस्ती रहती है। दोस्ती में हम लोग जानते हैं कि पैसे का लेन देन भी कई बार जो है तो चलता रहता है। तो उस लड़की ने कई बार जो है उस लड़के से उधार लिया और वो देता गया, उसने जो है तो वापस भी नहीं मांगा, है ना। और लड़की ने जो है तो उधार लेती रही। लड़का उससे प्रेम करता था, है ना। कई बार जो है तो रेस्टोरेंट या जो है तो कहना चाहिए कि घुमाने ले गया, जो है तो है ना, चलता रहता था। कभी जो है तो डिनर, कभी जो है तो लंच, कभी ब्रेकफास्ट, है ना। खूब आइसक्रीम खिलाई, खूब जो है तो कहना चाहिए कि डिनर विनर कराए, है ना। बाद में क्या हुआ कि दोनों का शुभ विवाह हो गया, दोनों की जो है तो शादी हो गई, जैसा कि आमतौर पर होता है। लेकिन शादी कैसी हो गई, है ना, एक दूसरे से नहीं। यहाँ पर जो है तो कहना चाहिए कि लड़की की दूसरी जगह शादी हो गई और लड़के की दूसरी जगह शादी हो गई। अब लड़के की जो दूसरी जगह शादी हुई, है ना, तो
धीरे धीरे जो है तो कहना चाहिए कि वास्तविक परिस्थितियों से परिचय हुआ, है ना, और खर्चे में जो है तो समस्या आने लगी, परिवार चलाने में जो है तो समस्या आने लगी। जब यहाँ पर जो है उसे पैसों की कमी महसूस हुई, अपने खर्चे चलाने में समस्या महसूस हुई, तो उसे याद आया कि यार अपन ने जो है जो भूतपूर्व सहेली थी, कौन भूतपूर्व सहेली थी, उसको अपन ने कुछ उधार दिया था। तो उसने उस लड़की के लिए एक पत्र लिखा, और पत्र में क्या लिखा कि क्या है कि हमने जो है आपको जो घुमाया फिराया, जो आपको जो है तो कहना चाहिए कि होटल में खाना खिलाया, रेस्टोरेंट ले गए, है ना, उसका तो हमें कुछ नहीं चाहिए, वो तो छोड़ो, हो गया, जो खर्च हुआ सो हुआ। लेकिन कम से कम जो हमने आपको उधार दिया था, वो उधार तो हमें वापस दे दो, है ना, हमारा उधार तो लौटा दो, है ना। तो अपना उधार मांगने के लिए उस लड़के ने उस लड़की को एक पत्र लिखा। वह पत्र जब लड़की को मिला, तो लड़की ने उस पत्र के जवाब में एक पत्र लिखा। लड़की ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपका उधार देने के लिए तैयार हैं, हम जो है तो आपका पैसा वापस करने के लिए तैयार हैं, है ना। तो ऐसा करो कि एक दिन आ जाओ, है ना, तो 2-4 दिन रुकना, है ना, तो मुलाकात हो जाएगी, है ना, और यह तो कहना चाहिए कि काफ़ी दिन से, है ना, बातचीत नहीं हुई है ना, तो मिल भी लेंगे इसी बहाने, और आप अपना उधार लेकर के चले जाना। तो लड़के ने कहा ठीक है ना। पत्र जब लड़के को मिला, है ना, तो लड़के ने कहा ठीक है। लड़का जो है अपना उधार लेने के लिए उस लड़की के यहाँ जब जाने लगा तैयार होकर के, तो अपनी पत्नी से, है ना, अपनी पत्नी से उसने कहा कि मैं पाकला नारायण स्वामी के यहाँ अपना कुछ उधार पैसा लेने के लिए जा रहा हूँ, है ना। पाकला नारायण स्वामी किसका नाम था? उस लड़की के पति का, है ना, इस लड़के की प्रेमिका के पति का। तो उस लड़के ने कहा मैं पाकला नारायण स्वामी के यहाँ, पाकला नारायण स्वामी के घर अपना उधार लेने के लिए जा रहा हूँ। और इतना कह कर के, है ना, वह वहाँ से चला गया। इसके बाद वह कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, कब कहाँ पहुँचा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। 2-3 दिन बाद रेलवे स्टेशन पर एक बक्से में जो है, एक बक्सा जो है तो कहना चाहिए रेलवे स्टेशन पर पाया जाता है, और उस बक्से को जो है तो कहना चाहिए कि लावारिस अवस्था में जो है तो वहाँ पर रखा रहता है, और 1-2 दिन में उसमें से जो है तो बदबू आने लगती है। तो इसकी सूचना जब पुलिस को दी जाती है, तो पुलिस आकर के उस बक्से का ताला तोड़ करके देखती है, तो उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में एक लाश पड़ी हुई मिलती है।
उस लाश को जो है जोड़ करके, है ना, उसके कपड़े आदि और जो है तो वस्तुओं के आधार पर पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया जाता है। बक्से के बारे में जब पता लगाया गया, है ना, उस बक्से में जो कंपनी वगैरह का नाम डला हुआ था, है ना, तो उसके डीलर वगैरह से जब संपर्क किया गया, है ना, तो उस दुकान का जब पता चला तो उससे पूछा कि ये इस प्रकार का बक्सा, है ना, तो उसने बताया कि हाँ, कल परसों जो है तो एक सज्जन ले गए थे जिनका नाम पाकला नारायण स्वामी है, परिचित ही। तो पुलिस पता करते हुए पाकला नारायण स्वामी के घर पर पहुंचती है। उससे सारी परिस्थिति के बारे में जब पूछा जाता है तो वह बताने से इनकार करता है ना। जैसा कि पुलिस जो है अपने वायरलेस के माध्यम से, है ना, सूचित करती है कि अगर इस प्रकार के कहीं गुमशुदगी की जो है तो गुमशुदा व्यक्ति की कहीं पर अगर शिकायत दर्ज हुई है ना, तो ये लावारिस एक लाश मिली हुई है। तो उसकी पत्नी ने, चूँकि 3-4 दिन हो गए थे, तो उसकी पत्नी ने उस क्षेत्र के थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, है ना। तो उससे सूचना दी गई कि एक लाश जो है तो, है ना, रेलवे स्टेशन पर पाई गई है, आप जो है तो चल करके देख लें यदि आपको लगता है तो पत्नी जब जा कर के देखती है ना, तो वो कहती हाँ, ये जो लाश है ना, मेरे पति की है, और रोने लगती। तो जब उससे पूछा गया कि ये कहाँ गए थे, तो उसने कहा कि मेरे पति यह कह करके घर से निकले थे कि मैं पाकला नारायण स्वामी के यहाँ अपना उधार लेने के लिए जा रहा हूँ। इसके बारे में, इसके बाद जो है जब वो घर से निकले तो मुझे कोई जानकारी नहीं, उसके बाद आपने ही मुझे सूचना दी है और ये लाश सामने। तो मामला कोर्ट पहुंचता है और कोर्ट में इस कथन को कि मैं पाकला नारायण स्वामी के यहाँ जा रहा हूँ अपना उधार लेने के लिए, इस कथन को डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में, मृत्युकालिक कथन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और चूँकि यहाँ पर न्यायालय ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि पाकला नारायण स्वामी के यहाँ उधार लेने के लिए जा रहा हूँ, ये जो कथन है, इस कथन के आधार पर जो संव्यवहार घटित हुआ, पूरी जो है तो कहना चाहिए कि जो घटनाक्रम घटित हुआ है ना, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, मृत्यु के कारण को दर्शित कर रहा है। यहाँ पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति पाकला नारायण स्वामी के यहाँ पर उधार लेने के लिए गया और उधार ना देना पड़े, इस उद्देश्य से उसका जो है तो मर्डर कर दिया जाता है, उसकी जो है तो मृत्यु कारित कर दी जाती है। तो मृत्यु का कारण दर्शित करने वाला कथन होने के कारण इस कथन को सेक्शन 32 के अंतर्गत, धारा 32 के अंतर्गत मृत्युकालिक कथन के रूप में, डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में स्वीकार किया जाता है और यहाँ पर पाकला नारायण स्वामी को जो है तो दोष सिद्ध किया जाता है। क्योंकि और भी जो है तो संपोषक साक्ष्य, है ना, इस घटना को और पुष्ट कर रहे थे, है ना, जिसके आधार पर यह साबित हो रहा था कि पाकला नारायण स्वामी ने ही यह हत्या कारित की है ना। यहीं पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे कथन सुसंगत हैं चाहे
उस व्यक्ति को जिसने उन्हें किया है उस समय जब वे किए गए थे मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं, और चाहे उस कार्यवाही की जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है प्रकृति कैसी ही क्यों न रही। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह जो कथन किया गया है वह कथन ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के कारण से संबंधित होना चाहिए, उस संव्यवहार से संबंधित होना चाहिए जिस संव्यवहार में उसकी मृत्यु कारित हुई है। चाहे भले ही कथन करते समय उस व्यक्ति के दिमाग में मृत्यु की आशंका हो या ना हो, क्योंकि यदि हम यहाँ पर देखें तो जिस समय उस व्यक्ति ने कहा था कि मैं पाकला के यहाँ अपना उधार लेने के लिए जा रहा हूँ, उस समय उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में कहीं से कहीं तक यह नहीं था कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है, उसकी हत्या भी हो सकती है। तो उसे मृत्यु की किसी प्रकार की कोई प्रत्याशंका, किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं थी। और यहाँ पर कह रहा है कि चाहे मृत्यु की प्रकृति कैसी ही हो, अर्थात किसी भी प्रकार से उसकी मृत्यु कारित की गई हो, यदि उसके कथन मृत्यु के कारण को स्पष्ट करने वाले हैं, मृत्यु का कारण दर्शाने वाले हैं, या मृत्यु के कारण दर्शित करने वाली किसी घटना, किसी जो है तो संव्यवहार को दर्शाने वाले हैं, तो ऐसे कथन सुसंगत होंगे, ऐसे कथन जो है तो कहना चाहिए कि न्यायालय में ग्राह्य होंगे और उनका साक्ष्य दिया जा सकेगा, जिन कथनों को यहाँ पर सेक्शन 32 क्लॉज 1 के तहत डाइंग डिक्लेरेशन या मृत्युकालिक कथन कहा जाएगा।